अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ और जनाब एक नए दिन के साथ, एक नए हफ्ते के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ इस माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने की एटलीस्ट कोशिश तो ज़रूर ही कर रहे होंगे। तो जनाब क्योंकि आज नया दिन है और हफ्ते का आगाज़ हम लोग करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका ये दिन भी बड़ा अच्छा गुजरेगा और ये जो हफ्ता है ये भी आपका बहुत अच्छा हमारे साथ गुजरेगा। तो अभी अपने प्रोग्राम के आगाज़ में जो हम लोग कोई ख़ास बात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ नसीहतें करते हैं हम एक दूसरे को, तो आज मैं बात करूँगी कि जनाब घरों में होने वाले लड़ाई झगड़े के बारे में कि ये छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं हमारी ज़िंदगी में, ये हमारे बच्चों की शख्सियत पर कितना जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो रखते हैं। बच्चों की, बहन भाइयों की आपस में लड़ाई हो या फिर बच्चों के सामने वालिदैन की लड़ाई हो, इसका बच्चों की सेहत पर ना मनफी असर होता है। और बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हम इन मसाइल को कभी एड्रेस तक नहीं करते हैं। घर में लड़ाई झगड़े, बहसो तकरार का जो माहौल होता है वो बच्चों को बहुत इनसिक्योर्ड कर देता है और उनके अंदर देर पा एक खौफ का एलिमेंट जो है वो पैदा हो जाता है और ये उनके साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। क्योंकि अगर बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट या अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले तो उनके लिए भी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसी सूरत में उनके लिए जो समाजी ताल्लुकात हैं, जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं ना, वो बनाना नामुमकिन सा लगता है। कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो किसी अपने फेलो या फिर अपने दोस्त पर ना वो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और यही ट्रस्ट इश्यूज़ सारी ज़िंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और जब बच्चे अपने वालिदैन को लड़ते झगड़ते देखते हैं ना तो उनके जहन में 100 तरह के ख़यालात, 100 तरह के सवालात जन्म लेते हैं जिनकी वजह से उनमें मुसलसल एक बेचैनी सी पाई जाती है, फ्रस्ट्रेशन रहना शुरू हो जाती है और वो घर जहाँ लड़ाई ज़्यादा होती है ना, उनके बच्चों पर जो पुरएतमादी है ना वो हमें देखने को नहीं मिलती। और यही वजह है कि वो स्कूल में भी मुझे लगता है कि उनका जो आउटकम होता है, जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो नहीं दे पाते हैं। होना क्या चाहिए कि वालिदैन कभी भी अपने बच्चों के सामने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश करें कि झगड़े ही मत और उनके सामने एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एहतराम के साथ एक दूसरे को पुकारें ताकि बच्चे भी प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त से रहना सीखें। इसके अलावा अगर बच्चे आपस में अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक मामूल की बात है, तो इस सूरत हाल को अच्छे तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। मारने पीटने के बजाय आप मोहब्बत से उन्हें पास बिठा कर समझा सकते हैं ताकि उनके अंदर जो एहसास है वो पैदा हो कि ऐसा नहीं करना। और अगर मारेंगे या डांट कर समझाएंगे तो वो ज़िद्दी हो जाएंगे और फिर आपकी किसी भी बात का जो असर है ना वो उनके ऊपर कभी भी नहीं होगा। एक बार नहीं समझते बच्चे, बार बार समझाएं, मगर सिर्फ मोहब्बत से समझाएं। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि बिल्कुल भी आप लोग सख्त लहजा ना उन लोगों को दिखाएं, अपने बच्चों को ना दिखाएं, इससे भी वो आपको बहुत ज़्यादा इजी लेना शुरू हो जाते हैं। बच्चे बाज़ौक़ात क्या करते हैं, हमारी बात को ना बिल्कुल वेटेज ही नहीं देते हैं। तो झिड़कना या थोड़ा सा डांटना भी मेरे ख्याल से ठीक है, अगर आप उनको डांट रहे हैं तो वो भी हो सकता है, मगर ओवरऑल उन्हें थोड़ी सी आज़ादी दें, उन्हें घर में एक खुशगवार सा माहौल दें, प्लेजेंट सा इन्वायरमेंट दें ताकि उनकी ज़िंदगियाँ आने वाली ज़िंदगियाँ आसान रहें और वो अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से और पॉजिटिवली ग्रो कर सके। बिकॉज़ हमारे घरों में माहौल इस तरह का होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिक होता है हमारा माहौल। लड़ाई झगड़ा देख देख के हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी तरबियत हो रही होती है, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें
इंडल्ज होना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर, उनकी शख्सियात के अंदर ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। हमें लगता है कि छोटा सा बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा है, और वो अगर अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, अपना काम कर रहा है, और अगर हम उसके सामने बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, या आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या बहसो तकरार का एक माहौल बना हुआ है, तो हमें क्या लगता है कि बच्चा शायद नहीं सुन रहा होगा, वो अपना काम कर रहा होगा। बट ऐसा नहीं है, बच्चे सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। और ये एज जो होती है बच्चों की, ख़ास तौर पर 1 साल, 2 साल, 3 से 4-5 साल, ये बच्चों की एज में बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं। वो हर चीज़ अपने माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। क्लीन स्लेट कहा जाता है ये वाली एज में बच्चों को, कि उनके जो दिमाग हैं, उनके इन्वायरमेंट के तौर पर और बाकी चीज़ों को देखकर उनका डेवलप होता है। जो आप उनको उस वक्त दिखाएंगे, उनकी स्लेट पर वो ही दर्ज होता जाएगा, वो ही लिखेंगे वो लोग। और जैसे जैसे वो ग्रो करते जाएंगे और वो उसी के ऊपर फिर अमल दरामद होंगे, वो ही अपनी शख्सियत के अंदर वो जनाब अडाप्ट करना शुरू कर देंगे। तो क्या आप लोग ये चाहते हैं कि जिस माहौल में अभी हम बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे भी इसी माहौल में रहे, हमारे बच्चों में भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जेलसी और बाकी चीज़ें क्या उनके दिलों में भी हों? क्या उनकी लाइफ भी इसी तरह की गुजरे जिस तरह की कहीं ना कहीं हम गुजार रहे हैं, एक दूसरे से दूर होकर, एक दूसरे के बारे में बातें करके? अगर आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इस तरह की ज़िंदगी गुजारे और वो एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारे, तो थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव माहौल उन्हें देने की कोशिश करें। अपने घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहसो तकरार का माहौल भी होता है, बट उसके बाद जब आप नाराज़गी इसका इजहार करते हैं तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब आप सुलह करते हैं, जब आप एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो फिर क्यों नहीं सबके सामने, फिर आप बच्चों के सामने क्यों नहीं कर पाते हैं? वो भी करें ताकि पता चले कि ठीक है, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, लेकिन उसके बाद सुलह होती है, उसके बाद मोहब्बत का इजहार किया जाता है, एक दूसरे की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है मज़ीद जब आप इस तरह के कुछ अमल करते हैं, और वो भी अपने बच्चों के सामने। तो उनके अंदर एक बिल्ट इन जो कह लें कि मोटिवेशन भी होना शुरू हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी में अब जो न्यू रिलेशन आएगा उसको किस तरह हमने लेकर चलना है। तो जनाब, ये था आज का हमारा पैगाम जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं फ़िटनेस के हवाले से। और फिट रहना मेरे ख्याल से हम सबकी एक अहम जिम्मेदारी बनता जा रहा है, बिकॉज़ अगर हम फिट रहेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तभी हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ख़ास तौर पर आज हम जो हमारी ख़वातीन हमें घर से देख रही हैं, वो बाहर नहीं जा सकती हैं, जिम नहीं जा सकती हैं, और जो जिम जाती हैं अब वो इसलिए नहीं जा सकती बिकॉज़ बाहर जो है मौसम बहुत ख़राब होता है, फॉग बहुत ज़्यादा होती है। ये जो वॉक करने जाती थी पार्क में, वो भी नहीं जा सकती है। तो उनके लिए हम हल लेकर आए हैं कि उन्होंने घर पर किस तरह जनाब एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद डाइट किस तरह की लेनी है, और सर्दियों का मौसम भी इंजॉय करना है, लेकिन इतदाल में रह के बैलेंस डाइट लेकर। तो आज इस पर हमने बात करनी है कि फ़िटनेस के साथ साथ हमने अपना वज़न कम भी किस तरह करना है, और जिन लोगों ने अपना वज़न बढ़ाना है वो किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो हम डाइट के हवाले से भी बात करेंगे और फिटनेस के हवाले से भी बात करेंगे। एक्सरसाइज आपने कौन कौन सी करनी है उस पर भी बात करेंगे। तो इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है सारा फारूकी ने हमें ज्वाइन किया। सारा आपको वेलकम कहती हूँ। में कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और उनके साथ हमें आज ज्वाइन किया है आयशा आसिफ हैं जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं। आयशा, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, सबसे पहले आप से स्टार्ट करूँगी। जिस तरह का मौसम हमारा हो चुका है, बहुत से लोग नहीं जा सकते हैं जिम, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो हैं तो वो नहीं जा सकती हैं। तो स्पेशल एक तो डाइट किस तरह की हमारी होनी चाहिए, बिकॉज इतनी एक्सपेंसिव भी ना हो कि वो कोई अफोर्ड ही ना कर सके। सिर्फ एक कह लें कि स्पेसिफिक एक क्लास है जो अफोर्ड कर सकेंगे, हम वो बताएंगे कि जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो कौन सी ऐसी डाइट हमें लेनी चाहिए जिससे हम फिट भी रह सकते हैं और हमारा वजन भी कम हो सकता है? अच्छा, जो जिम गोअर्स होते हैं ना, जिम गोअर्स उनकी डाइट थोड़ी सी इस तरह से डिफरेंट होती है कि आपको थोड़ा सा कैलोरी वाइज हाई कैलोरीज लेनी पड़ती हैं, क्योंकि आपने साथ साथ वर्कआउट भी, मशीन्स भी यूज़ करनी है उस हिसाब से। लेकिन घर में आपका वर्कआउट क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से आपको डाइट भी उसी तरह से फिर कंट्रोल करनी है। आपको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज का इंटेक नहीं करना है।
तो कैलोरीज इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जो कुछ भी आप घर में ऑलरेडी खा रहे हैं, जैसे हमारा नॉर्मल कुजीन है, हमारे पाकिस्तानी कुजीन, जिसमें रोटी, सालन और हमारे पास चावल वगैरह होते हैं, तो बस उसी को ही थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल करके डेली बेसिस पे लेके चलें तो मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक अपनी डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। कैलोरीज की सारी गेम होती है। अब उसमें अगर हम वैसी बात करें कि अगर आप सालन रोटी का भी इंटेक करें तो साथ में आप जो है वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। सैलेड जो है ना एक सबसे आसान तरीका है जिससे आप वेट लूज़ कर सकते हैं, मैं जो सबको सजेस्ट करना चाहूँगी। उससे ये है क्योंकि आपका एक तो स्टमक जल्दी फुल हो जाता है, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखेगा, आपको भूख कम लगेगी, तो एट द सेम टाइम आप ज़्यादा खा नहीं सकेंगे। तो कई दफ़ा अब जैसे अगर आपने दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है, आप पहले आपने एक गिलास पानी पी लिया, उसके बाद जो भी आपने खाना है, राइस है या फिर रोटी है या सालन है, साथ में अपने सैलेड का ज़्यादा इंटेक करना, यानी 1 बोल तो आपका सैलेड का लाजमी होना चाहिए। ऑटोमेटिकली आपकी भूख कंट्रोल हो जाएगी, आप ज़्यादा नहीं खा सकेंगे। जो लोग कई दफ़ा 2-2 रोटियां खा रहे होते हैं या राइस रीफिल कर रहे होते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप जो है किसी और तरीके से अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, या फिर आप फाइबर इंटेक आपका इतना नहीं होता। तो ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, और साथ साथ अच्छी डाइजेशन के लिए अगर थोड़ा सा योगर्ट या रायता भी ऐड कर लें तो वो बहुत अच्छा है। और रात को खा सकते हैं हम लोग रायता और योगर्ट? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आप अपना डिनर अर्ली कर लें। अच्छा, टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा गेम है इसके अंदर, टाइमिंग्स का भी। लेकिन मुझे दूसरा ये बताइए कि क्या रात को हम लोग राइस और रोटी का इंटेक करें या ना करें? करें, बिल्कुल करें। डिपेंड करता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने कंट्रोल की हुई है अपनी डाइट और आप चाह रहे हैं कि आप रोटी चावल का ज़्यादा इंटेक ना करें, आपने दिन के टाइम नहीं किया हुआ या दोपहर में आपने नहीं खाया, तो फिर आप रात को ले सकते हैं। अगर आपने दोपहर में ले लिया तो कोशिश करें कि रात को फिर ना लें। अच्छा, अगर आपने डाइट इस तरह से कंट्रोल करनी, क्योंकि फिर उसमें बेसिक यही चीज़ है कि कार्ब्स का आप मैक्सिमम कंट्रोल करें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी जो हाई फाइब्रस कार्ब्स हैं उनका इंटेक रखें, लेकिन कंट्रोल क्वांटिटी में। अच्छा। ज़्यादातर अगर वेट लॉस के लिए मैं सजेस्ट करूँगी तो यही है कि अगर आपने दोपहर में रोटी खा लिया तो कोशिश करें कि रात में कोई हाई प्रोटीन चीज़ कोई ले लें, चिकन है या मटन है, ग्रिल्ड फॉर्म में या स्टीम फॉर्म में ले लें, साथ में सैलेड इंक्लूड कर लें। और अगर आपने दोपहर में ऐसा कुछ ले लिया है तो फिर आप रात में एक रोटी जो है मीडियम साइज़ की ले सकते हैं आप, उसके साथ कोई भी सालन थोड़ा सा ले लिया और साथ में सैलेड आपने इंक्लूड कर लिया। और फिर हमें प्रोटीन की इंटेक हमारी एक दिन में कितनी हो जाती है? देखिए, प्रोटीन जो है ना हर इंसान की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। कोई कैलकुलेशन के थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है, आपके वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से हर इंसान की प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अब कोई जो जिम गोयर है या जिसने जो है वेट लिफ्टिंग करनी है, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट स्लाइटली हायर होगी कंपेयर टू द पर्सन जो कि सिटिंग एट होम और वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी जो है डाइट थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो उसका प्रोटीन इनटेक भी ऑब्वियसली उस हिसाब से डिफरेंट होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट किस तरह का है और आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, उस हिसाब से फिर प्रोटीन इनटेक आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है। लेकिन आजकल ना वैसे सारा आजकल 7 डेज चैलेंज चल रहा है, 12 डेज, 2 वीक्स, 45 डेज चैलेंज चल रहा है, उस पर भी बात करूंगी आपसे। पहले मैं आयशा की तरफ जाना चाह रही हूँ कि थोड़ा हमें एक्सरसाइज के हवाले से भी पता चल जाए कि हमने एक्सरसाइज किस तरह की करनी है। तो आयशा, सबसे पहले तो बताइए, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है? डाइट तो हम ले रहे होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज भी उसके साथ साथ अगर हम करेंगे तो हम कितना अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज आपका 30 to 40% एक्सरसाइज मैटर करती है आपकी डाइट में, थ्रू आउट वर्कआउट में। अगर आपका डाइट अच्छी नहीं है और आप एक्सरसाइज जस्ट कर रहे हैं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना वेट लॉस में ना वेट गेन में। अच्छा, ठीक है। और अगर आप ओनली डाइट कर रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम जैसे एक्सरसाइज करने जाते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो जिम जाते हैं तो वो किसी ट्रेनर के या किसी कोच के बगैर भी आयशा वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और फिर बाद में वो कहते हैं जी हमें फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। तो ये क्या इसी वजह से है कि उन्हें अच्छे तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रही है, किसी कोच के अंडर वो नहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी ट्रेनर के अंडर नहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं? इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि जब आप किसी ट्रेनर के अंडर ट्रेनिंग नहीं करते तो आपका एक तो पोस्चर बहुत मैटर करता है ऑब्वियसली। सेकेंडली, अगर आपके एंगल एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है, आप मैक्सिमम जितने आप रेप्स लगा रहे हैं उसका कोई इफेक्ट कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा अनलेस के आपका पोस्चर अच्छा नहीं है। ओके। सो मैं रेकमेंड करती हूँ पर्सनली कि ट्रेनर हायर करना मस्ट है, सो आप अपने गोल्स अचीव कर सकें इसके लिए। तो जैसे आजकल हर कोई यही चाहता है आयशा कि हम लोग ना फ़ौरन से वज़न कम करते,
अच्छा नज़र आए, स्मार्ट नज़र आए, हम लोग खूबसूरत नज़र आए। जैसे मैंने 45 या 1 वीक चैलेंज की बात की है, उसके ऊपर भी आऊँगी, लेकिन एक्सरसाइज के थ्रू हम किस तरह क्या अपना वज़न कम कर सकते हैं? अगर हम देखें अगर किसी की 2 महीने बाद शादी है, सपोज़ 2 महीने बाद शादी है, तो वो 2 महीने पहले अगर वो जिम जाना शुरू कर देगी या घर में अगर वो एक्सरसाइज कर लेती है आज हमारा शो देखकर, तो क्या उससे फ़ायदा होगा? 2 महीने में क्या वो वज़न वो कम कर सकती है? अगर हम टाइम की बात करें तो आपको मिनिमम 3 to 4 मंथ्स देने चाहिए अपनी बॉडी को। अच्छा, ठीक है। अगर आप लाइक कहें कि आफ्टर 20 डेज शादी है, मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स ऐसे आते हैं 20 डेज पहले आ जाती है, वो अपने टारगेट के साथ आते हैं कि भाई 1 महीने बाद मेरी शादी है तो मुझे 5 kg कम करना है। भाई हम कोई जादूगर थोड़ी है कि 5 kg ऐसे करेंगे और वजन कम हो जाएगा। ऐसे ही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मिनिमम 3 मंथ्स आपका टारगेट रहना चाहिए ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सकें। अगर आप शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे तो वो आपको हमेशा नुकसान देंगे। आप वेट तो रिड्यूस कर लेंगे बट उतनी ही जल्दी वो वापस आ जाता है, वो गेन कर लेंगे आप। अच्छा, अगर आप शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे। और एक्सरसाइज में कार्डियो करना कितना इम्पोर्टेंट है? कार्डियो आपका 70% आपका लाइक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और 30% आपका कार्डियो होता है। कार्डियो आपका मस्ट है। सी फैट बर्निंग में कार्डियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बट फैट बर्निंग के साथ साथ हमें अपनी बॉडी में मसल की भी ज़रूरत है। सी अगर आपका मसल आप लूज कर रहे हैं, अगर आप बहुत इंटेंस कार्डियो करते हैं, अक्सर हमारी जो फीमेल्स हम देखें वो काफ़ी वॉक कर रही हैं, जॉग कर रही हैं, रन कर रही हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से हमेशा भागती हैं। अच्छा, जिम में मतलब अक्सर इस तरह से होता है कि कार्डियो 1-1 घंटा 2-2 घंटे वो कार्डियो कर रही होती हैं। उससे नुकसान क्या होता है? आपका मसल लूज होता है, फैट कम बर्न होती है उससे। अच्छा, ठीक है। तो आपको कार्डियो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दोनों एक साथ लेके चलनी होती हैं। मतलब कार्डियो हेल्पफुल है, ठीक है, बट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ। मतलब अगर आपने स्पेसिफिकली अगर आपने अपना एब्डोमिनल पेट का नीचे से अगर आपने कम करना है वजन, तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ आप कार्डियो यहाँ पर आप वॉक करके, जॉग करके या आप सिर्फ वो ट्रेडमिल के ऊपर भाग कर नहीं कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी फीमेल्स इस तरह आती हैं जो 1-1 घंटा वो ट्रेडमिल्स नहीं छोड़ती, क्योंकि उनका माइंडसेट ये है कि भाई हम एक्सरसाइज 1 घंटा ट्रेडमिल करेंगे तो ही हमारा वेट कम होगा। और ये तभी होता है ना जब उनको कोई गाइड नहीं कर रहा होता, जब वो किसी से गाइडेंस नहीं लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। सेकेंडली हमारे पास अक्सर क्लाइंट्स जो मेरे पास आती हैं, मुझे डेली एब्स करना क्योंकि मुझे एब्स कम करने हैं। एब्स करना, एब्स करना, एब्स करना, मतलब ठीक है। जब तक आप अपनी बॉडी के मेजर मसल्स को टारगेट नहीं करेंगे, आप अपने एब्डोमेन को कम नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब कोई फायदा नहीं होगा फिर ओवरऑल आपकी बॉडी के ऊपर। तो सारा जिस तरह मैं बात की कि 7 डे चैलेंज आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हमारा 4 kg 3 kg चले, वो उतना भी कम हो जाए 1 हफ्ते में, बड़ी बात है। तो क्या अगर हम लोग आज इनको कुछ दें 7 डे चैलेंज में, तो क्या कहेंगे आप कि उन्हें क्या खाना चाहिए 7 डे चैलेंज के अंदर? अच्छा, 7 डे चैलेंज में सबसे पहले ये है कि आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 4 kg 5 kg इतना लूज करना है 1 वीक के अंदर। हाँ, ये बहुत ज़्यादा लेकिन खतरनाक ये सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस तरह के चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और दूसरा ये कि इसका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। यूजुअली इसमें फिर लोग क्या करते हैं, स्टार्व करना शुरू कर देते हैं, फाके करना शुरू कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देंगे बिल्कुल ही। कई लोग बिल्कुल ही सूप डाइट पे आ जाते हैं या कोई फ्रूट डाइट पे आ जाते हैं। कुछ सब कुछ खाना छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है, जब आप कुछ नहीं खाएंगे ऑटोमेटिकली सब कुछ लूज होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फैट मास, इट्स मोस्टली अबाउट द मसल मास जो आप लूज़ करना शुरू कर देते हैं। और वाटर भी लूज़ हो रहा है, एट द सेम टाइम मसल मास भी लूज़ हो रहा है, तो आपका वेट रिड्यूस आपको नज़र आएगा ही आएगा कि भी वेट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन वो मोस्टली आपका फैट मास होता ही नहीं है 1 हफ्ते के अंदर। हाँ जी, वो ज़्यादातर वाटर मास है या मसल मास है जो लूज़ हो रहा होता है, और आपको वेइंग मशीन पे लग रहा होता है कि ओ मैंने तो वेट लूज़ कर लिया, बट दैट इज़ नॉट यूजुअली फैट मास। फैट मास इतनी आसानी से कभी लूज़ नहीं होता। अच्छा, इट टेक्स टाइम। उसमें भी यही है कि प्रॉपर वर्कआउट और डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है। हर चीज़ को जो भी जितनी भी डाइट है हमारी, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स हैं, मिनरल्स, विटामिन्स हैं, सबको कॉम्बिनेशंस में हम लोग क्यों ले रहे होते हैं? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हेल्थ। वेट लॉस के लिए भी उतना ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर मैक्रो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन के लिए किसी ना किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। वो कॉम्बिनेशन में आपका लेना ज़रूरी है। अब आप 1 हफ्ते के अंदर अगर आपका टारगेट अगर आप लूज़ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 1 kg ये मैक्सिमम 1.5 kg इज़ इनफ। 1 वीक का आपका ये टारगेट होना चाहिए। और उसमें फिर ये है कि आपने अपनी डाइट किस तरह से कंट्रोल करनी है। हर किसी आजकल डिफरेंट अप्रोचेस भी हैं, जैसे जिगजैग अप्रोच भी है एक,
और इसके अलावा भी अप्रोचेस हैं डिफरेंट के इंटरमीडिएट फास्टिंग के लोगों हाँ, को वो सूट बहुत कर ज़्यादा जाती है। एग्जैक्टली हाँ, ठीक है जी। हमने आज बात की है कि किस तरह हम डाइट के थ्रू और वर्कआउट के थ्रू जनाब अपना वेट लूज़ कर सकते हैं और घर पे रह के क्या क्या चीज़ें हमने कौन कौन सी वर्कआउट करनी है। आयशा आसिफ फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी और सारा फारूकी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। सारा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और आयशा आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आई। और इसी नोट पर मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं जनाब लाहौर के हवाले से। तो नए डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का ओहदे का चार्ज संभालते ही मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है और मोहम्मद आसिम जावेद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 37th कॉमन के ऑफिसर हैं और डीजी फूड अथॉरिटी तैनात होने से पहले मोहम्मद आसिम जावेद के बारे में कुछ बात कर ली जाए कि जनाब पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज रहे। उन्होंने जब से ये ओहदा संभाला है तब से ही अलग सुब फील्ड ऑपरेशन की निगरानी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं और उनकी सरबराही में टीम्स की अलग सुब दाखिली रास्तों पर सख्त नाकाबंदी भी होती है और ख़ास तौर पर दूध और चिकन बरदार जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। 2 से 3 रोज़ में 2000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ किया जा चुका है और भारी जुर्माने भी आयद किए जा चुके हैं और शहर भर के जितने भी दाखिली रास्ते हैं अब तक उन पर 51,000 लीटर दूध की चेकिंग की जा चुकी है और ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में तमाम शहरों के दाखिली रास्तों पर दूध और चिकन बरदार जो गाड़ियां हैं उनकी ख़ास तौर पर चेकिंग की जा रही है। तो मज़ीद जो डीजी साहब हैं उन्होंने जनाब क्या पॉलिसी इख्तियार की है, किस तरह की जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये फुटेजेस भी हैं जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ख़ास तौर पर जनाब दूध के हवाले से चेकिंग की जा रही है, चिकन के हवाले से, मीट के हवाले से ख़ास तौर पर चेकिंग की जा रही है कि जो भी चीज़ें लाहौर के बाहर से यहाँ पर आ रही हैं, लाहौर में एंटर होती हैं, उनको चेक किया जाए कि क्या आया वो सही है भी या नहीं है। और बड़ा मुश्किल काम है इसको हैंडल करना, टैकल करना। 1.25 करोड़ की आबादी है, उस तक अच्छी अशिया पहुंचाना, ये बड़ी मैं तो कहूँगी कि बड़ी हिम्मत की बात है और इनको क्रेडिट भी हमें देना चाहिए फूड अथॉरिटी को। तो आज हमने उन्हें मदऊ किया है। आसिम जावेद साहब मौजूद हैं, डीजी फूड अथॉरिटी हैं और उनके साथ इमरान अकबर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और सर आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। सर सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी, अभी आपने 7 दिसंबर को चार्ज संभाला है डीजी फूड अथॉरिटी का, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? लाहौर में आए हैं, जब से आए हैं आप थोड़े मुतहर्रिक हमें नज़र आ रहे हैं, एक्शन में हमेशा हमें नज़र आ रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक? मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम के अंदर। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा जा रहा है। अच्छा। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हमारा क्लाइंट एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग तक जो है वो सारे के सारे लोग जिन्होंने फ़ूड को कंज्यूम करना है वो सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। अब उसमें एक मिल्क सेक्टर जो है वो एक इंतहाई अहम है। इसी तरह से बाकी जो हम चिकन इस्तेमाल करते हैं, हम बीफ, हम मीट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से मसाला जात हैं, इन सब की अपनी अपनी जगह के ऊपर अहमियत है। हमारा एक ही मिशन है कि हमने लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर जो सेफ़ फूड है, हाँ जी, जो कि सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरता हुआ फूड है, उसको हमने उसकी प्रोविज़न को इंशाल्लाह इंश्योर करना है। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन से मैंने चार्ज अज्यूम किया है, मिल्क के हवाले से हमने तकरीबन अपने ऑपरेशंस को 250% जो है वो ज़्यादा किया है। ठीक है, ठीक है। ऑन एवरेज पहले जो है वो तकरीबन 5 लाख के करीब लीटर्स के करीब मिल्क जो है वो चेक हो रहा था। पिछले 3 दिनों से हमने उसको 12 लाख लीटर्स के ऊपर लेके गए। अच्छा। और एक 12 लाख लीटर थ्रू आउट द प्रोविंस। ओके। और उसमें से ऑन एवरेज जो 20% के करीब जो दूध है उसमें मिलावट पाई गई। ओके। और हमें उसको तलफ करना पड़ा, जहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स से थोड़ा सा बिलो होते थे वहाँ पे हमने फाइन्स किए। और अभी तक हम इन 4 दिनों के अंदर तकरीबन
1 करोड़ के करीब फाइन्स जो है पूरे पंजाब में कर चुके हैं। सर हम देखते हैं कि डेली रूटीन में ये दूध चेक हो रहा होता है और डेली ही कहीं ना कहीं मिलावट हो रही होती है और उस दूध को तल्फ किया जा रहा होता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि जो इनकी रूट है, जहाँ पर ये माफिया, जहाँ पर ये मिलावट हो रही होती है, वहाँ पर अब कार्रवाई करने की हमें ज़रूरत है, ना कि जो हमारे एंट्रेंस पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम लोग करें? बिकॉज डेली ये चीज़ हैसल जो है ना ये डेली हो रही होती है। तो क्या इस बारे में आपने खासतौर पर पॉलिसी बनाई? बिकॉज अभी आपने चार्ज संभाला है तो पॉलिसी बनाई हो, कोई प्लान बनाया हो कि जहाँ से ये हो रही है उनको क्यों ना पकड़ा जाए? मैम हमने मिल्क के हवाले से एक अलहदा से डायरेक्टोरेट बनाया है। अच्छा। जिसको एक ग्रेड 18 के ऑफिसर हेड कर रहे हैं और हम जो काम कर रहे हैं वो मिल्क ट्रेसेबिलिटी के हवाले से कि मिल्क का जो है वो सोर्स कहाँ पे है, गवाले से लेकर उसके अलावा जिस डेस्टिनेशन तक उसने उस मिल्क ने पहुंचना है उस तक, और दरमियान में एक और चीज़ जिससे कि वो गाड़ी जो उसको लेके आ रही है उसको भी हम रजिस्ट्रेशन उसकी करने जा रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि ABC फार्म से ये दूध उकाड़ा से निकला है और वहाँ पे इतनी जो है काउज या बफेलिस मौजूद हैं और इसने इस शॉप पे लाहौर में जाना है और इस गाड़ी के ज़रिए से आना है। अच्छा। तो हम इसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी के हवाले से काम हमने अभी स्टार्ट कर दिया है। एक चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले इमरान साहब से भी बात हो रही थी कि कुछ गवाले जो हैं वो मोटरसाइकिल्स के ज़रिए से या रिक्शाज़ के ज़रिए से छोटी गलियों से आ जाते हैं। हम उनकी ट्रेसेबिलिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा ये मिशन है कि हमने खालिस दूध जो है लाहौर में पहुंचाना है। से भी अब आप लोग पॉलिसी बना रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें पता है गवालों को भी कि जो मेन पॉइंट्स है वहाँ पे तो जो है ना वहाँ पे नाका लगा हुआ है, लोग हैं वहाँ पर चेकिंग करने वाले हैं, तो आप गलियों से होके आराम से बचा के निकल कर जा सकते हैं। अच्छा इमरान, आपसे बात करना चाहूँगी बिकॉज सर को भी कुछ ही दिन हुए हैं चार्ज संभाले हुए, तो सर से पहले भी हम लोग फूड अथॉरिटी के ऊपर बात करते रहते थे, यहाँ पे हम बुलाते भी थे उन्हें और चेक करते थे कि क्या क्या एक तो मसाइल आ रहे हैं और किस तरह उन मसाइल को हल किया जा रहा है। तो आपको क्या चेंजिंग्स नज़र आई हैं जब से सर ने चार्ज संभाला है, और जिन मसाइल को हम लोग हाईलाइट करते रहे हैं पहले भी, क्या वो हल हो पाए हैं? बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि मॉर्निंग होता है तो उसमें शहरियों की हमने आवाज़ को उठाना होता है और एयर एनालाइजर हमने बंद की है और ये निशानदेही हमने करनी होती है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। मैं बड़े ही आराम से एक बात कह दूंगा, फिर आराम से क्योंकि अभी डी साहब नए आए हैं 3-4 दिन से, तो प्रेशर इतना नहीं करना क्योंकि उन्होंने अभी चार्ज संभाला है तो वो काम कर रहे हैं। मीडिया का काम होता है इमरान कि हमने निशानदेही करनी है कि जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब ये सूरत हाल है कि मुझे बताएं कि आपका घर, मेरा घर, अभी डी साहब अपनी टीम को भेजें दूध चेक करवा लें। अच्छा, हाँ, यहाँ पे तमाम लोगों जो भी यहाँ पे हैं तो दूध चेक करवा लें, दूध ठीक नहीं निकलेगा। ये तो 20% अभी डी साहब ने कह रहे हैं कि जो है दूध तलब किया गया है। दूध की जो पिछले साल की 2022 की रिपोर्ट है दिसंबर की, उसमें आपको याद होगा गली मोहल्लों में इन्होंने सर्वे किया तमाम, और वो रिपोर्ट दोबारा शाया इसलिए नहीं की गई कि एक पैनिक इशू हो जाएगा। वजह यही थी कि दूध जो है शहर में ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है। पानी जिसके लिए रोजाना डॉक्टर भी कहते हैं 12 ग्लास पानी पिए, पानी ठीक नहीं है। फिल्ट्रेशन प्लांट जो पहले हमें नजर नहीं आते थे अब गली मोहल्लों में जगह जगह पे नजर आ रहे हैं, वो इसलिए कि लोगों ने कारोबार शुरू कर दिया। देखिए मिलावट इतनी हो रही थी कि एट द एंड लोगों को ये कहना पड़ गया था एटलीस्ट चले अगर मिलावट करनी है पानी साफ एटलीस्ट डाल लें, अब गंदा पानी तो ना उसमें डालें। यहाँ पे भी नहीं रुकते। अब देखें ना, हर बच्चा जो है आजकल फास्ट फूड की तरफ दौड़ रहा है, आदत डाल दी है, हैबिट बन गई है। कहाँ पे बच्चों को दूध पिलाया जाता था, अब सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं जी डबल रोटी खानी है, अंडा खाना है। अब मसला ये है कि देखें आप लाहौर में एक ना बड़ी यानी कि दूर की बात करने लगा हूँ कि अगर आप लाहौर की पट्टी से बाहर निकलते हैं ना, ये कसूर वाली साइड से यहाँ शेहूपुर वाली साइड पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे ना देखा गया है, ये फूड अथॉरिटी का ही सर्वे है, कैप्टन उस्मान थे तब DG फूड अथॉरिटी, उन्होंने करवाया था कि लड़कों और लड़कियों के जो कद है ना वो लाहौरियों की निस्बत थोड़े से बड़े हैं। अच्छा। हाँ, वजह यही है कि दूध की वजह।
हमें बुनियादी जो ग़िज़ा है वो दूध जो है उसकी मिलावट ज़्यादा मिल रही है, उसकी वजह से कद्दी नहीं बढ़ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही और ये बाकायदा तौर पर 2017, 18 या 19 में ये सर्वे करवाया गया था ताकि पता तो चले इसका क्या। अच्छा, उस वक्त ये कहा गया था कि डब्बा पैक दूध को लेकर आएंगे 2022 में, ठीक है। अभी जो डीजी साहब थे वो भी हमें कह के गए थे कि डब्बा पैक दूध के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बंद वाला जो दूध आएगा उसमें डब्बा पैक दूध का मतलब यही था कि जो ग्वाला है या जो कंपनी है उसका नंबर और पता चलेगा ये कहाँ से आ रहा है ताकि पकड़ना आसान हो। अब शहर में अगर हम अभी अपने ऑफिस से बाहर निकल जाए ना, राइट, लेफ्ट, बैक, फ्रंट, हर जगह पे नहीं, बाजार है, बाजार में हर आइटम जो है वो फूड अथॉरिटी के अंडर आती है। अच्छा। मगर हमें कुछ नजर नहीं आता। पहले हमें नजर आया था 2017 तक कि लोगों ने अपर भी पहने हुए हैं, कैप भी पहनी हुई है, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मास्क भी पहने होते थे और उनके नाखून भी साफ, फिटनेस। अब हमें वैसा नहीं नजर आता। जैसा कि लक्ष्मी चौक में चले गए, आजकल मौसम विंटर आ गया है, समोसे वगैरह, अब वैसे ही लोग खड़े हैं। इनके एक ना जो फूड अथॉरिटी का एक जो रन था ना वो टूटा हुआ है, जो रिट दायर की गई थी वो तो आपको पता है। तो सर क्या कहेंगे, इतनी ज्यादा निशानदेही हमने की आप लोगों आपके लिए खास तौर पर कि ये चीजें अभी भी प्रॉब्लमैटिक हैं, खास तौर पर अगर हम वो चीज खा रहे हैं, हम बीमार होंगे तो हम तो फिर फूड अथॉरिटी को ही कोसेंगे कि क्या कर रही है, एक अदारा बनाया गया है, हमारे से टैक्सेस लिए जा रहे हैं, हम लोग निशानदेही भी करते हैं, फिर भी अगर उसका आउटकम कुछ नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करें। तो किस तरह इसको इंश्योर किया जाएगा तमाम तर चीज़ों को खास तौर पर? इसमें मैम बहुत ही अच्छी निशानदेही इमरान साहब ने की है। मैं उन रिपोर्ट्स को भी जो है वो जाके अच्छे तरीके से एग्जामिन कर लेता हूँ और बिल्कुल मैं इस बात के ऊपर बिलीव करता हूँ कि मीडिया जो है वो हमारे आइज़ एंड ईयर्स का काम करे और हम इंशाल्लाह दूध से लेकर, पानी से लेकर, पोल्ट्री मीट, बीफ, इसके अलावा मटन, बाकी जितने भी फूड आइटम्स हैं, हमारी विजिलेंस की टीम्स जो हैं उनसे मैं डेली बेसिस के ऊपर मीटिंग करता हूँ, अपने ऑपरेशंस को सीक्रेट रखता हूँ। ऑपरेशंस की टीम्स के साथ डेली बेसिस के ऊपर जो है वो मीटिंग्स हम करते हैं और इस बात को हम इंशाल्लाह इंश्योर कर रहे हैं। आप देखें कि हमने अपने ऑपरेशंस को 250% ज़्यादा कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है सर, आपने सीक्रेसी की बात की, ये बड़ी अच्छी बात है बिकॉज हर इदारे में हमने देखे काली भेड़ें मौजूद होती हैं। जी मैम। जो इधर की चीज़ें वहाँ की चीज़ें इधर कर देती हैं, जो माफियाज तक फिर वो बात पहुँच जाती है और वो फिर इधर उधर हो जाते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें शिकायत भी बहुत सी ऐसी मौसूल होती हैं कि एक ही जगह को बार बार चेक किया जाता है और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको साल चेक ही नहीं किया जाता, जिनके ऊपर नज़र ही नहीं डाली जाती और वो मिलावट ज़्यादा चीज़ें जो है, अशिया हैं, वो आवाम तक पहुँच जा रहे हैं। तो इस हवाले से कोई आप लोग पॉलिसी बना रहे हैं कि सबको ही की जाए, क्योंकि अभी भी आधे लाहौर के ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी चेक नहीं किया जाता है, तो परमानेंट पॉलिसी हो जिसमें सारे ही आए। मैम बिल्कुल, अभी मैंने सैटरडे को भी डिटेल से जो है ऑपरेशंस विंग से मीटिंग की और उसमें हमने जो है ना, जहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें नज़र आए कि जिनको पूरे साल में चेक नहीं किया गया, मैंने प्रायोरिटाइज उसको किया है कि उन सब पॉइंट्स को जो है वो चेक किया जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम अपने ऑपरेशंस को जो है वो हर सेक्टर में जो है ना वो तेज़ करने वाले हैं। फ़िश के ऊपर, क्योंकि फ़िश का सीज़न है, फ़िश हमारी टॉप ऑफ द लाइन एक प्रायोरिटी है। इसी तरह से मीट के हवाले से हमने अपनी टीमें अलहदा से तश्कील दे दी हैं, पूरे पंजाब में वो अपना काम कर रही हैं। इसी तरह से मोटरवेज़ के ऊपर आपको बहुत सा स्टेल फूड जो है, स्पेशली बेकरी आइटम्स देखने को मिलते हैं। मैंने खुद भी वीकेंड के ऊपर 1-2 बेकरीज़ को जाके उनकी जो प्रोडक्शन यूनिट थे वहाँ पे जाके विज़िट किया। आपने एक चिकन की प्रोसेसिंग यूनिट को हमने विज़िट किया, वहाँ से तकरीबन 1000 kg के करीब जो है बदबूदार और एक्सपायर्ड चिकन हमें मिला। हमने फौरी तौर पे उनके ऊपर FIR दी। तो इसके ऊपर जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, इनके ऊपर मैम कोई समझौता नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि ऐसे लोग माफियाज हैं और वो आवाम के दुश्मन है। मैं समझता हूँ कि वो बच्चों के दुश्मन है, वो बूढ़ों के दुश्मन है, वो ख़वातीन के, वो इंसानियत के दुश्मन है और उनके लिए किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं है। मैंने खुद जो है वो पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे भी मुलाकात की है, उनको भी रिक्वेस्ट किया कि हमारी तरफ से जो भी इस्तगासा आएगा वो एक वेल वर्कड आउट तरीके के बाद आएगा। हम ये नहीं चाहते कि लोगों के बिजनेसेस बंद हों, लेकिन हम
कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आवाम तक गैर मायारी और नाकिस अशिया पहुंचे। अच्छा, लेकिन जैसे डब्बा पैक दूध की हम बात कर रहे थे कि आपसे पहले भी जो डीजी आए हैं उनसे हमने यही बात की, तो उन्होंने हमेशा हमें ये बात की है कि हम अब क्योंकि मिलावट ज़्यादा दूध है और बहुत ज़्यादा ये हर घर में पिया जाता है, तो उसको डब्बा पैक कर देंगे ताकि पता चले कि ये कहाँ से आया है और उस बंदे को पकड़ते हुए हमें आसानी हो। तो आप क्या इसके ऊपर अब दोबारा से प्रोसीडिंग करेंगे कि डब्बा पैक लेकर आना है हमें दूध? मैम, इसके ऊपर हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं और इट वुड बी प्रीमेच्योर कि मैं इस वक्त ये जो है वो करके जाऊँ कि 100% हो जाएगा। अच्छा। हम इसको एनकरेज करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे और ये भी साथ साथ इंश्योर करेंगे कि जो खुला दूध है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करता हुआ मिले। अच्छा, क्योंकि हमने हमारे एंड के ऊपर बहुत से ग्वाले ऐसे हैं, हमने उनकी जो एक प्रोफेशन है उसको भी देखना है। लोअर टीयर्स में काम करने वाले जो लोग हैं, जो जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो मतलब डब्बा पैकिंग वाली तरफ लेके जा सकें, हमने उस एंड को भी कवर करना है। लेकिन इस बात को इंश्योर करना है कि हम फूड सेफ्टी के या मिल्क के जो स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत में भी नहीं करें। अच्छा, दूसरा सर ये मुझे बताइएगा, बिकॉज जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि मीडिया का काम है कि वो हाईलाइट करे जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे शहर में हो रही हैं, इर्द गिर्द जो हो रही हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। तो अभी पिछले दिनों इमरान अकबर साहब की ही जो ब्रेकिंग थी, उन्होंने खबर दी थी टोरंटो मार्केट की, जहाँ पर बड़ी बुरी सूरत हाल थी, उसको हाईलाइट भी किया गया, निशानदेही भी उसकी की गई, लेकिन फूड अथॉरिटी ने कोई वहाँ पर कार्रवाई ऐसा नहीं किया, हमें होती हुई भी नज़र नहीं आई, कोई एक्शन नहीं उनकी तरफ से हुआ। तो क्या अवामी इदारा बनाया जा सकता है फूड अथॉरिटी को, या उनकी शिकायत को, अवाम की शिकायत को हल करने के लिए और वो भी फौरी हल करने के लिए कोई प्लान आउट किया गया है आपकी तरफ से? मैम, हमने एक अपना जो है हेल्पलाइन बनाया हुआ है। अच्छा। 1223। मैं तमाम लोगों से आपकी तवस्सुत से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपकी शिकायत हैं आप वहाँ पर 1223 जो हमारी हेल्पलाइन है उसके ऊपर रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा। और ऐसे जो फूड के हॉट पॉइंट्स हैं, जैसे कि टोरंटो मार्केट है, जैसे कि बकर मंडी है, जहाँ से मतलब फूड कहीं ना कहीं किसी सूरत में प्रोसेस हो रहा है, वो हमारी हिट लिस्ट के ऊपर है। हमारी टीम्स जो है वो साइलेंटली, सीक्रेटली वहाँ पे मौजूद होती हैं। अच्छा। और हमने अपना ऐसा विजिलेंस का भी जो है वो मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि हमें रिपोर्ट मिल जाए कि कौन सी जगह के ऊपर नाकिस अशिया जो है वो बनाई जा रही हैं। अकॉर्डिंगली हम रेड प्लान करते हैं। आते ही मैंने जो हमारे हेड ऑफिस के अंदर कुछ जो सिक्योरिटी का स्टाफ था, मैंने फौरी तौर पे उनको मोबाइल टीम्स की सूरत में जो है वो डिप्यूट कर दिया, ताकि वो अवाम की तरफ से बाज़ औक़ात रेजिस्टेंस आती है। अभी मेरे होते हुए एक दिन हमने 2000 kg जो है मुर्दा गोश्त जो है वो पकड़ा। वहाँ पे लोग हमारी टीम से लड़ पड़े, फिर हम सारे के सारे लोग वहाँ पे अलग सुबह तकरीबन 6:30 का टाइम था, तो फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचे, तो फिर उनके ऊपर हमने FIR दी। तो इस तरह से करके जो है ना, ये आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ख़ुद भी आइडेंटिफाई करें ऐसे लोग के जो इस तरह की जहर का कारोबार कर रहे हैं, आवाम को पॉइजनस। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा काम कर रहा है तो उनको जनाब आप उनके हवाले से लोगों को अवेयर भी करें और फूड अथॉरिटी के साथ आप मिलकर मदद भी उनकी कर सकते हैं। अच्छा, टोरंटो मार्केट की जिस तरह इमरान मैंने बात की, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं कि खबर थी क्या, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम लोग सीक्रेटली, साइलेंटली काम कर रहे होते हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, लेकिन जब खबर ब्रेक की आपने उसके बाद आपको कोई एक्शन होता हुआ नजर आया है अभी तक? मुनीबा, जो टोरंटो मार्केट है वो तो अब पूरे लाहौर की किस्म की मेन हब बन चुका हुआ है। और डी साहब जैसा कि बता रहे हैं, ऐसा ही होगा कि इनके साइलेंट लोग वहाँ पे बैठे होंगे। अगर उनके साइलेंट लोग अगर बैठे हुए हैं तो फिर हमें खबर देने की जरूरत नहीं पड़नी। ज्यादा ही साइलेंट हो गए मुझे लगता है। इंस्पेक्टर तो कहीं पे बैठा हो ना, वो साइलेंट हो गए, मेरे ख्याल से ज्यादा ही साइलेंट हो गए कि पता ही नहीं चला। इंस्पेक्टर तो कहीं बैठा हो तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि यहाँ पे महकमे का बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे वहाँ पे भी ये जो मुर्दा गोश्त है उसके बारे से खबर थी। और दूसरा ये था कि गोश्त जो है उसको फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से चील आ जाती है, काइट बर्ड आ जाता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक काम है कि आप अगर गोश्त फेंकते हैं तो उसकी सफाई नहीं हो रही होती और छतों पर। और इसके अलावा सर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो टोरंटो मार्केट है इसकी छत को चेक करवाया जाए। वहाँ पे ना सर इनकी ना वो जो होती नहीं है
अंतरियाँ, उसका जो है बाकिया जो है उसका घीश ही बनता है, तेल बनता है जो साबुन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, जो शाम को हम गली मोहल्लों में छोटे छोटे पॉकेट्स में जहाँ पे रेडियाँ लगी होती हैं, जहाँ पे हम जिसको हम क्या कहते हैं कलेजी वगैरह लोग बच्चे खा रहे होते हैं, तो उसके ऊपर वो लगाते हैं, उसी जो तेल को इस्तेमाल किया जाता है और जिसकी वजह से जो है बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम्स है कि अगर वहाँ पर आपकी साइलेंट टीम बैठी हुई है तो उसको किसी तरह उठ जाए यार, नज़र ही आ जा, कोई अपर शपर पहन लो और नज़र आए, ताकि उनको पता लगे कि अब ये काम नहीं करना, वहाँ पे काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है और आज के दिन में भी होगा। वो इसलिए ये नहीं समझ लगी आज तक कि वहाँ पे काम क्यों नहीं खत्म हो पा रहा। तो सर इस पे क्या कहेंगे, जिसने उन्होंने कहा कि अब आप छत पे भी उनका ज़रा वो छापा मारे, रेड करें कि पता चले आपको क्या हो रहा है उनकी। मैं इमरान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है इस बात को, इस चीज़ को इंडिकेट किया और इंशाल्लाह वहाँ पे आपको ऑपरेशंस होते हुए नज़र आएंगे। मैं यही कह सकता हूँ और इंशाल्लाह आप मुझे जब नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो आपने कहा आप ये इस बात को जो है एक्नॉलेज करेंगे कि हमने अपना जो है स्पेशली जो मीट पोल्ट्री है और जो उसकी हॉट एरियाज़ हैं उनके ऊपर अपने एक्शंस को सख्त तर किया है और उसके जितने भी उसमें लकूनास आ रहे हैं जो कि हेल्थ के लिए डेंजरस हैं। क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि सेफ़ फूड जो है जो कि स्टैंडर्ड्स को मीट करता हुआ है वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हेल्थ की सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइड होती है वो प्रिवेंटिव होती है और प्रिवेंटिव के अंदर फूड की अपनी अहमियत है। फूड हैंडलर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग से लेकर जो SOPs हमने बनाए हुए हैं उनको कंप्लाई विद कराना, इट्स आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम इंशाल्लाह इस बात को इंश्योर करेंगे। ये एक और सर करने की बात कि हलाल मीट जो है, हलाल फूड जो है वो किस तरह से इंश्योर करवाएंगे। घर घर में तो चॉकलेट चल रही है, बच्चे चॉकलेट खाते हैं मगर वो हलाल नहीं होती। इसके ऊपर भी हमारी वर्किंग जारी है और इंशाल्लाह आज भी मैंने इसी के हवाले से मीटिंग रखी हुई है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ताकि इसके बारे में हम नेक्स्ट में ख्याल से जब आपको मधु करेंगे, इनवाइट करेंगे, फिर उसके इस हवाले से उसमें जानेंगे और मजीद और भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जो सर से जानते हैं, लेकिन वक्त की शॉर्टेज है। आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, DG फूड पंजाब हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और अपना आपने मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया। इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं लाइसेंस के हवाले से और आप लोगों को पता है कि बहुत ही शोर मचा हुआ है इस हवाले से और हर कोई यही चाह रहा है कि जनाब हमारा लाइसेंस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बन जाए। बिकॉज़ आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, आप खिदमत मराकज़ का रुख कर रहे हैं, वहाँ पर इतना रश है लोगों का, हर कोई, और रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग वहाँ पर कतारों में लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, वेटिंग करते हुए नज़र आ रहे होंगे, जिनको अभी तक टाइम भी नहीं मिला, जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली है और 2-2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है सिर्फ लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा रिलीफ देने के हवाले से शहरियों को, ताकि वो लाइनों में ना लगे, एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। अब घर बैठे जो है ना वो ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग बनवा सकेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का आगाज़ कर दिया है। बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि आप घर में बैठ के ये सहूलत जो है ना वो अवेल कर सकते हैं और अपना लर्निंग लाइसेंस जो है वो बनवा सकते हैं। तो मज़ीद क्या क्या इसमें नया लेकर आए गए हैं, मोहसिन नकवी साहब ने क्या क्या इसमें इनिशिएटिव लिया है, लियाकत अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम तर जितनी भी सूरत हाल है उस पर बात कर लेते हैं। अंसारी साहब आपको वेलकम जागो लाहौर में। तो मुझे बताइएगा, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कि अब ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का भी इजरा हो सकेगा, तो कितना फ़ायदा पहुंचने वाला है लोगों को इस ऐप के थ्रू? अंसारी साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
लियाकत अंसारी से दोबारा से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। और जिस तरह मैं बात करती कि जनाब लर्निंग लाइसेंस के हवाले से अब नई ऐप जो है वो निगरान हुकूमत की तरफ से लॉन्च की गई है कि आप ऑनलाइन अपना लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवा सकते हैं। तो मुदस्सिर हुसैन ने हमें, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे जान लेते हैं। मुदस्सिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। मुदस्सिर, बताइएगा, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है निगरान हुकूमत की तरफ से कि ऑनलाइन एक सहूलत दी जा रही है लोगों को, क्या क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है इस ऑनलाइन ऐप के थ्रू लोगों को? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त आया, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ऑनलाइन जो है वो लर्नर अब बनाने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो है वो इसका स्टार्ट किया। आईजी पंजाब भी जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब के साथ थे, दीगर अफसरान भी आईजी पंजाब के साथ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऑनलाइन की जो वेबसाइट है वो भी जो है वो इशू कर दी गई है। और शहरियों के लिए कि ये अच्छी खुशखबरी है कि शहरी जो है वो पंजाब पुलिस ऐप के जरिए अब लर्नर लाइसेंस जो है वो बनवा सकेंगे। इसके अलावा जो पुलिस स्टेशन है 737 पंजाब भर के पुलिस स्टेशन है, जिसमें लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन है। फ्रंट डेस्क पेट्रोलिंग पोस्टों पर भी जो है ये सहूलत मुतारफ करवा दी गई है। अगर शहरियों को रश को देखते हुए ये सहूलत मुतारफ करवाई गई है, लेकिन ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। मुनीबा बहुत तखीर कर दी है इसमें। तकरीबन शहरी जो है वो एक महीने से जलील हो रहे हैं सड़कों पर, इनके दफातर में लाइनें लगी हुई हैं, सुबह से जाते हैं शाम तक लाइनों में लगे रहते हैं। उसके बाद मुतअद्दिद जो है वो सैकड़ों जो है वो इनके चलान किए गए और उसके बाद हवालात में बंद किया गया, मुकदमा दर्ज किए गए बच्चों के, उनका जो स्कूल का टाइम था वो भी ज़ाया हुआ, वालिदैन को जो है वो परेशानी। अच्छा मुदस्सिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लियाकत अंसारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अंसारी साहब बताइएगा, ये मैं तो कहूँगी कि अच्छा फैसला किया गया है, लेकिन क्यों फैसला किया गया है कि अब ऑनलाइन के ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है कि आप अपने लर्नर्स जो है वो ऑनलाइन ये सहूलत जो है ना अवेल कर सकते हैं, आप अपनी ऑनलाइन सर्विसेज या लर्नर जो लाइसेंस है वो बनवा सकते हैं। इट मीन्स के सीएम साहब को इसका अंदाज़ा था कि इतना रश पड़ने वाला है, कतारों में लोग लगे होंगे, वेटिंग पे लोग हैं और इतना ज़्यादा रश पड़ चुका है। और क्या आपने ये एप्लीकेशन यूज़ करके चेक की है कि ये कितनी कारआमद साबित होने वाली है लोगों के लिए, आवाम के लिए? देखिए, ये निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का बुनियादी तौर पर डिसीजन है, क्योंकि उन्होंने खिदमत मराकज़ जो है पुलिस के उनके मुतअद्दिद बार विजिट किए हैं। लिबर्टी का फिर वापदा टाउन और दूसरे जो मराकज़ थे वहाँ पर देखा गया कि रश था और शहरी ये शिकायत कर रहे थे कि उनको लर्नर लाइसेंस के लिए भी जो है 4-4 घंटे इंतजार में खड़ा होना पड़ता है। बुनियादी तौर पर क्योंकि जनवरी से इसकी फीस भी जो है वो 60 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए होने जा रही है। और दूसरा पुलिस की जो है, ट्रैफिक पुलिस की बिलखसूस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इस कदर सख्त है ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कि अब शहरी जो है वो मजबूर है कि वो हर सूरत में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए, वरना उन्हें कानूनी कार्रवाई, मुकदमात और मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो यही वजह है कि इन खिदमत मराकज़ जो है वो लिमिटेड तादाद में है, बहुत ज्यादा तादाद नहीं है, और जो शहरी लाइसेंस बनवाने वाले हैं उनकी तादाद जो है वो ज्यादा है। वो जो पंजाब में जो है एवरेज जो है तकरीबन 98,000 1 लाख के करीब ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो रहे हैं, लेकिन अब फिर भी जो शहरियों की तादाद है उसको ये खिदमत मराकज़ जो है एड्रेस करने में नाकाम है। यही वजह है कि निगरान वज़ीर-ए-आला ने इसके हवाले से जो है वो ऑनलाइन ऐप के लिए खास किया। पंजाब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है तो उसने वो ऐप तैयार की है और आज उसका बाज़ाब्ता तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आला ने उसकी लॉन्चिंग भी की है, जिसमें आईजी पंजाब पुलिस, आपकी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हुकाम और साफ सफाई और दीगर हुकाम शरीक हुए। तो निगरान अच्छा, लेकिन अंसारी साहब ये कोई मेरे ख्याल से फर्स्ट इनिशिएटिव नहीं है जो लिया गया है कि वेबसाइट बना दी गई है, ऑनलाइन इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, एप्लीकेशन बना दी गई है। इससे पहले भी हमने देखा नादरा के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से भी इन्होंने बनाया, लेकिन कुछ अरसे बाद वो सिस्टम ही बैठ जाता है। ऑनलाइन जो सहूलत है वो फिर किसी के भी काम नहीं आती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई इंटरनेट इतना अच्छा भी नहीं मिल रहा, 4G भी हमारा इतना अच्छा नहीं है। तो आपको लगता है कि ये सहूलत जिसका आगाज़ किया गया है निगरान गवर्नमेंट की तरफ से, इसका कोई फ़ायदा पहुँचेगा, ग्रास रूट लेवल तक कोई इसका फ़ायदा पहुँचने वाला है? देखिए, ऑनलाइन जो भी यूटिलिटीज की सहूलतें ऑनलाइन अवेलेबल है, ये बुनियादी तौर पर तो शहरियों के मुफाद में है। और आने वाले दौर में अब जो है वो शहरियों को यकीनन जो है अपनी सर्विसेज जो भी उन्हें अपने रोजमर्रा के मामूलात के लिए
ऑनलाइन की तरफ ही तेजी से तमाम डिपार्टमेंट जो है मुंतकिल कर रहे हैं। बात ये है कि हमें अपनी इसके लिए हैबिट जो है डेवलप करनी है कि बजाय इसके कि वापदा टाउन के खिदमत मराकज में जो है वो 400 बंदा लाइन में लगा हो तो वो घर बैठा ही लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर सकता। बुनियादी तौर पर ये एक एजुकेशन भी है, बाहर फ्यूचर तो जो है वो टेक्नोलॉजी का है। सड़कों पे आज देखें कि जो लोग ऑनलाइन बिजली के बिल और गैस के बिल या बच्चों की स्कूल की फीसें तक जो है वो ऑनलाइन जमा करवाते हैं, तो वो बैंकों में अपना वक्त भी बचाते हैं, लाइनों की खारिज से भी महसूस रहते हैं। तो बहरहाल टेक्नोलॉजी में इक़्तिदार है, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है, लोग बहुत ज्यादा उस ऐप को रजू करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे तो आप कह लें कि वॉक इन इतना ज्यादा रश है, तो अब जब लोगों को पता चल गया है कि जनाब ऑनलाइन आप ये सहूलत ले सकते हैं, तो अब आप देखिएगा कि ऐप के ऊपर भी कितना रश होगा। और कुछ अर्से बाद अल्लाह ना करे कि हमें ये सुनने को मिले कि अब जनाब ये जो ऐप है ये भी हैक हो चुकी है या हैंग हो चुकी है और सिस्टम बैठ गया और उस पर अब आप जो अपनी एप्लीकेशंस नहीं डाल सकते हैं। मुदस्सिर, आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपसे बात करना चाहूँगी। एक तो यही सवाल आपकी तरफ भी लेकर आऊँगी कि इस सहूलत से कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है लोगों को, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एरा है, लेकिन हमारे यहाँ पर इंटरनेट का भी प्रॉब्लम होता है। एट द एंड फिर जाके कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम बैठ जाता है। दूसरा ये कि क्या ट्रैफिक पुलिस को इसका आइडिया नहीं था कि हम जो मुहिम शुरू कर रहे हैं उसके बाद जो अवाम है उनकी इतनी लंबी कतारें लग जाएंगी, खिदमत मराकिज़ के बाहर वो लाइसेंस बनवाने आ जाएंगे और इतना वेट करना पड़ेगा, फिर जो 2-2 महीने बाद की उन्हें लर्नर लाइसेंस की डेट्स मिल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रैफिक पुलिस को बिल्कुल इसका आइडिया था, इसी हवाले से उन्होंने जो उनके सेंटर थे उनकी तादाद भी बढ़ाई। लेकिन जब इन्होंने FIR देना शुरू की तो तकरीबन अगर देखा जाए तो सिर्फ 10% शहरियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस इससे पहले मौजूद थे। अब लाहौर के शहरियों 90% शहरियों के पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं थे। जब 90% शहरियों ने इन सेंटर्स का रुख किया तो वहां पर जो है वो लंबी लंबी लाइनें लगी सुबह से शाम तक। फिर इन्होंने औकात बढ़ाए, 24 घंटे कर दिए, लेकिन इसके बावजूद इसको मैनेज नहीं कर सके। फिर इन्होंने जो है वो गाड़ियां, मोबाइल गाड़ियां भी इंट्रोड्यूस करवाई, वो भी जो है वो मैनेज नहीं कर सकी क्योंकि शहरियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अब इनका दरमियान में ये मसला आने लगा कि इनका अपना सिस्टम और लिंक जो है वो भी डाउन होने लगा। शहरी जो है वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे जब इनका लिंक डाउन होने लगा, रश बढ़ गया, तो फिर शहरी को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब इस सिस्टम में जो इन्होंने ऑनलाइन मुतारफ किया है इसमें भी ये फॉल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब ज्यादा शहरी इसका करेंगे, ज्यादा शहरी ऑनलाइन सिस्टम पे जो है वो अपना लर्निंग लाइसेंस बनाएंगे तो ये इशू इस पर भी लाजमी आएगा। इनका जो लिंक है वो डाउन होगा। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन सिस्टम पर चली गई है। शहरी जो है वो घर बैठे अपना लाइसेंस हासिल कर रहे हैं। हम बड़े तखीर से आए, हमें बहुत पहले आना चाहिए था, और जब हमने ये FIR देना शुरू की तब भी जो है हमें इस पर आ जाना चाहिए था। सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए था कि हम ऑनलाइन जो है वो ये वेबसाइट मुतारफ करवाते ताकि शहरी जो है वो घर बैठे अपना लाइसेंस हासिल कर लेते, तब इतना रश नहीं पड़ना था। अब जो 3 दिन की जो है वो मोहलत दी है, आज इसका 3रा दिन है और उसके बाद फिर से अगर FIR शुरू कर देते हैं तो फिर जो है वो रश बढ़ेगा। और ये FIR मैं चाहता हूँ कि पहले भी हमने IG पंजाब से मैंने खुद बात की, मैंने कहा सर FIR कोई हल नहीं है, आप शहरियों को टाइम दें और उसके बाद जो है वो इनका जुर्माना कर दें, 5000 टोकन कर दें या मैक्सिमम आप 10,000 कर दें, लेकिन ये FIR कोई हाल नहीं है। ये जो बच्चे हैं, लेकिन मुदस्सिर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये भी एक अवाम के साथ ज्यादती की जा रही है कि फीस में इतना ज्यादा इजाफा किया गया है। 1000 रुपया फीस कर दी जाएगी लर्निंग लाइसेंस बनवाने के हवाले से 1 जनवरी से, तो फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस की फीस होगी वो कितनी हो जाएगी? ये तो बहुत ज्यादती की जा रही है अवाम के साथ कि कहाँ 60 रुपए थे और कहाँ अब 1000 रुपया देना पड़ेगा उन्हें अगले महीने से। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये जो महकमा था ये शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए था। ट्रैफिक पुलिस जो थी ट्रैफिक के रूल्स की कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए बनाया गया था ताकि जो ट्रैफिक हादसा हैं उन पर जो है वो रोकथाम में कमी आ सके। ये इसी के लिए बनाया गया ट्रैफिक पुलिस जो है वो यूनिट पंजाब पुलिस में। और लेकिन अब देखें मतलब ऐसा लग रहा है कि खिदमत के लिए इस इदारे को बनाया गया था और अब इन्होंने मुझे लगता है रेवेन्यू का जरिया बना लिया इन्होंने ये चीजें। बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा। अब इन्होंने इसको रेवेन्यू का जो है उस महकमों को हिस्सा बना दिया है। अच्छा। और इसीलिए इसकी फीस उन्होंने देखा कि इतने लोग आ रहे हैं तो इससे हम पैसा कमा सकते हैं, गवर्नमेंट ने सोचा
तो फिर उन्होंने जो है उनकी फीस बढ़ा दी। अब जो दूसरी फीस है मुश्किल जो लाइसेंस है, अब सिर्फ लर्नर की अगर 1000 होगी, लर्नर की 1000 वैसे बहुत ज्यादा जाती है, इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। लर्नर का कोई जवाब ही नहीं बनता। 1000 रुपए आप हर लाइसेंस भी लाजमी कर रहे हैं और 1000 रुपए एक मजदूर की तनख्वाह 1000 रुपए नहीं है, और उसकी तनख्वाह आपने 1000 रुपए, उसके लर्नर सर्च की आपने 1000 कर दी है, तो वो महीने भर का क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या खाएगा? तो ये इतनी नहीं होनी चाहिए। आप 200 है 300 कर दें, 100 रुपये इजाफा कर दें। आपने यकदम इतनी कर दी है तो ये तो बहुत ज्यादा है। और फिर इसके बाद ये भी सोचा जा रहा है कि जो मुश्किल लाइसेंस है उसकी फीस भी बढ़ा दी जाए। अच्छा। 1700 रुपये है, उससे भी सोचा जा रहा है, बड़ी तेजी से गौर फिक्र जारी है। और जिस तरह इसकी फीस बढ़ाई है, चांसेस यही हैं कि उसकी फीस को भी दोगुना कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादती होगी। मतलब अगर 2000 है तो 3000 भी करते हैं, 3500 भी करते हैं, तो वो भी जो है वो ज्यादा फीस होगी। और जब इतनी फीस होगी तो फिर शहरी जो गरीब शहरी है, जिसके हर चीज के जो नर्क इतने बढ़ गए हैं, तो वो सोचेगा कि मेरे पास कब पैसे आएंगे। अगर ये कर भी देते हैं लाइसेंस की, ड्राइविंग लाइसेंस की फीस अगर 3000 रुपए या 3500 कर देते हैं, तो एट द एंड अवाम को तो वो बोझ सहना पड़ेगा मुदस्सिर, बिकॉज उन्हें तो लाइसेंस चाहिए, उन्होंने बनवाने हैं, नहीं तो उनके ऊपर FIR होगी, चालान कटेंगे उन्हें। और उसके बाद जो डेट्स हैं लाइसेंस एक तो बनवाने के, दूसरा जब उसको रिसीव कर रहे हैं उसकी भी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। तो इस प्रोसीजर को किस तरह CTO साहब देख रहे हैं, क्योंकि चालान भी लोगों के हो रहे हैं, फिर वहां पर भी उन्हें पैसे भरने पड़ रहे हैं और लाइसेंस के लिए भी पैसे भरने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये शहरियों के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मुश्किलात आने वाली है। तो कहीं से नहीं दे रहे हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले। 10 साल ये बहुत बड़ी मुश्किलात आने वाली है। नए साल में नए गिफ्ट दे रहे हैं आवाम को, नया साल आने वाला है। नए साल के लिए ये एक और मुश्किलात में इजाफा होगा। पहले ये हर चीज इतनी महंगी है, और अगर देखा जाए तो ये 1000 रुपये बहुत ज्यादा है। 1000 रुपये तो कोई जवाब बनता नहीं। लेकिन मैंने जो पहली बात की है कि इसको रेवेन्यू का महकमा बनाया जा रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल के महकमे से निकाल कर इसका जो है रेवेन्यू का महकमा बनाया जा रहा है, ताकि ये गवर्नमेंट को कमाई करके दे। और जो रेवेन्यू के महकमे हैं वो क्या करेंगे, असल बात ये है उनका फिर क्या काम रह जाएगा। अगर ट्रैफिक पुलिस ने ये काम करना है तो फिर वो उन महकमों ने, वहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन है जो तनख्वाहें ले रहे हैं, वहाँ पर जो अफसर बैठे हैं, उनका फिर क्या काम रह जाता है। जो असल बात यह है, जो जिस महकमा है वही काम करे। इनका काम है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ट्रैफिक हादसात को रोकना, शहरियों के लिए ऐसी वो तो काम हो नहीं रहा, और रेवेन्यू जनरेट करने में ये लोग लगे हुए हैं जनाब, के जितने हो सकते हैं। इस जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें अपने भी अपना हाथ जो है ना वो साफ किए जाएं, और आवाम के ऊपर जितना ज़्यादा बोझ हो सकता है वो डाला जाए, और उनसे जितने पैसे निकलवा सकते हैं इस सिचुएशन में निकाल लें। बाद में कौन सा आवाम ने हाथ में आना है। हमारे मुदस्सिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और लियाकत अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे खिदमत मराकज़ के हवाले से। और नई ऐप लॉन्च की गई है निगरान गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आप ऑनलाइन सहूलियात ले सकते हैं, लर्नर लाइसेंस जो है ना वो बनवा सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतना ज़्यादा जो आप कह लें कि हाईजैक कर लिया है अवाम ने, जितने भी हमारे खिदमत मराकज़ हैं, इसका अंदाज़ा आपको पहले ही होना चाहिए। तो हर एक कोई मुस्तनद पॉलिसी, कोई मुस्तनद जो प्लान एक आप लोगों को मुरतब करना चाहिए था, जिससे आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकते। ये एक आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इसको इंश्योर करें कि इसका जो सिस्टम है वो ना बैठ जाए जिस तरह आपका खिदमत मराकज़ का सिस्टम बैठ चुका है। तो हमारे साथ दोनों जो नुमाइंदगान थे वो हमारे साथ मौजूद थे। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ फिटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ रानिया शेख मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं। वो आज हमें क्या एक्सरसाइज सिखा रही हैं वो जान लेते हैं। जी रानिया, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी फ़िटनेस एक्सपर्ट रानिया शेख, और आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन के बारे में जो अपनी थाई फैट और लोअर बैक फैट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना वो जिम जाने का वक्त निकाल सकती हैं, ना वो वॉक का वक्त निकाल सकती हैं। तो उनके लिए मैं चंद ऐसी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जो घर बैठे वो आसानी से कर सकती हैं। बस शर्त वही है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, ख़ुद से प्यार करें, अपने लिए वक्त निकालें, एक्सरसाइज करें और साफ़ सुथरा खाना खाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक पहली एक्सरसाइज, जिसमें हम अपनी वो ख़वातीन जिनके फ्रंट थाइस पे बहुत ज़्यादा फ़ैट है, तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे चंद स्क्वाट्स, और पोजीशन उसकी होगी
ये इस पोजीशन में हम अपने स्क्वाट स्टार्ट करेंगे। बिगिनर्स जो हैं वो अपने 10 रेप्स के साथ स्टार्ट करेंगी और जिनका स्टेमिना थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए आहिस्ता आहिस्ता वो 10 से ज़्यादा रेपिटेशन, मैक्सिमम 15 और 20 भी कर सकती हैं। हाई रेपिटेशन का मतलब कि आपकी फ़ैट बहुत तेज़ी से जाएगी। स्टार्ट करेंगे हम इस पोजीशन में। नॉर्मल स्क्वाट्स हैं, बॉडी वेट स्क्वाट्स हैं, इसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये पोजीशन होगी हमारी। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 10 रेपिटेशन और 3 सेट्स। बिगिनर्स के लिए ये इनफ होगा। हाँ, जिनका स्टेमिना कुछ बिल्डअप हो चुका है वो ज़्यादा इसको बढ़ा सकती हैं, उनका स्टेमिना अच्छा है, वो इसको 15 से 20 रेप्स तक ले जा सकती हैं। 3 सेट्स होंगे और इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्रंट थाई पे जिन लेडीज़ के फ़ैट है वो इससे बहुत जल्दी छुटकारा पा सकेंगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। स्टार्ट करते हैं। पोजीशन हमारी ये होगी। अच्छा, वो लेडीज़ जिनका बिल्कुल स्टार्ट है, फ़र्स्ट टाइम वो एक्सरसाइज करेंगी, वो किसी चीज़ को होल्ड करके अपना बॉडी का बैलेंस मेंटेन रख सकती हैं। जिनका बैलेंस का कोई इशू नहीं है उनके लिए ये बहुत इजी है। 1 2 3 4, इसी तरह 10 ईच साइड। ये पोजीशन, सेकेंड लेग। 1 2 3 4 5। ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज थी जो हमारी फ्रंट, आउटर, ये सब थाई को कवर करती है। इसके साथ अब हम चलेंगे। हाँ, एक सबसे अहम बात कि एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होने के बाद आप पानी पिएंगे, सिप बाय सिप, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना। और इसके अलावा जब आप कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने लगें तो उससे पहले आपने कुछ खाना नहीं है। आपके मील टाइम में और आपके वर्कआउट टाइम में कम से कम 1-1.5 आवर का ब्रेक होना चाहिए, इतना गैप आना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें वो लेडीज़ जो अपनी इनर थाई पे एक्स्ट्रा फैट होने की वजह से बहुत परेशान हैं, उनको चलने में मसला है, उनको एक ख़ास किस्म का फैब्रिक पहनने में मसला है, इरिटेशन होती है, एलर्जी होती है, उसके लिए हम सोमो स्क्वाट्स करेंगे। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अगर आपके पास घर में डंबल्स मौजूद हैं तो, और अदरवाइज़ आप कोई वाटर बॉटल 1.5 लीटर की आप कैरी कर सकती हैं, उसको आप होल्ड करेंगी इस पोजीशन में। ठीक है, लेग्स वाइड। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। तो ये थी हमारी सोमो स्क्वाट्स। इसमें वही जो इनर थाई पे फ़ैट का मसला है वो लेडीज़ का हल होगा, और मुझे उम्मीद है कि लेडीज़ इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगी, क्योंकि जिम नहीं आ सकती, मसला है, कुछ के बच्चे हैं, रूटीन टफ़ है, फैमिली को देखना है, और वो वर्किंग वुमेंस जो 8 आवर्स के अपनी ड्यूटी ऑफिस में देती हैं, बैठने का काम है, और इवन वो लेडीज़ जो घर में मौजूद हैं वो भी लाउंज में इजी होके बैठती हैं, मेड ने काम किया, सिर्फ उनको मॉनिटर किया, ऑर्डर चलाया, एंड दैट्स इट। उसके बाद टीवी का रिमोट है या मोबाइल फ़ोन है, उस पर वो अपने आवर्स को ऐसे ही वेस्ट कर देती हैं। तो अपने आप से प्यार करें, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने ऊपर तवज्जो दें। रानिया शेख, फिटनेस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थी। रानिया, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।